हेलो नमस्कार। सिंह नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका स्वागत है। अपने जो अभी टेस्ट करेंगे ये है टेस्ट सीरीज फर्स्ट 2024 की टेस्ट सीरीज फर्स्ट, क्योंकि जो पहला टेस्ट था क्लास टेस्ट वो अपने कंडक्ट किया था 10 जनवरी को। अब अपने एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो ये चीज़ आपको ऑनलाइन ऐप के ऊपर भी मिलेगी, सफल नाम से ऐप है उसके ऊपर भी मिलेगी और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन है कि इन ए हेल्दी 70 kg अडल्ट मेल द इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम, कि अगर 70 kg का कोई पर्सन है तो उसके अंदर इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कितना होगा। अब ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ बच्चों ने गलत क्यों किया, क्योंकि उन्होंने इंट्रासेल्यूलर वर्ड ही नहीं पढ़ा। उन्होंने क्या देखा कि 70 kg, अब आपको पता है नॉर्मली अपने बॉडी में 60% तक क्या होता है, वाटर होता है। तो उन्होंने क्या कर दिया कि चलो 70 का फिर 60 करेंगे तो कितने परसेंट वाटर हो गया, तो इन्होंने क्या कर दिया 42। ये सोच के इन्होंने 42 लीटर वाटर कर दिया। लेकिन क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कितना होता है। ये वर्ड आपको पढ़ना था अगर आपको क्वेश्चन सही करना था। तो इंट्रासेल्यूलर की अगर बात करें तो कितना रहेगा 28 लीटर। और ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और मोस्टली बच्चे गलत कर देते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूइड बैलेंस इज बेस्ट मॉनिटर्ड बाय। अगर आप फ्लूइड बैलेंस, अगर मान लो किसी का डिहाइड्रेशन हो रखा है, ठीक है, या ओवर हाइड्रेशन हो रखा है, या उसका आईसीपी पड़ा हुआ है, ठीक है भाई, या हाइपरटेंसिव पेशेंट है, फ्लूइड ओवरलोड है जिसका, तो फ्लूइड बैलेंस अगर चेक करना हो तो हमेशा अपने किससे करेंगे, इनटेक आउटपुट। किससे करेंगे, इनटेक आउटपुट। क्यों, क्योंकि फ्लूइड रेगुलेशन करने वाला सबसे बेस्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन अपना रहता है किडनी। क्लियर। तो इसका क्या आंसर जाएगा, इनटेक एंड आउटपुट। हाँ ठीक है, स्किन ट्रैगर भी देख सकते हैं बच्चों के अंदर, डेली वेट भी है और कैपिलरी रिफिल टाइम है। ये हाइड्रेशन स्टेटस का अपने को श्योर कर देंगे। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका कौन सा रहेगा, वो रहेगा इनटेक एंड आउटपुट। ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हैज बीन टेकिंग डायूरेटिक्स। किसी पेशेंट को डायूरेटिक चल रही है और चल भी लॉन्ग टर्म रही है। ठीक। ए फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट इज सस्पेक्टेड, और उसके अंदर क्या है, फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया, क्योंकि डायूरेटिक फ्रूसेमाइड वगैरह ये क्या करती है, फ्लूइड को बाहर ही निकालती है। अब ये कह रहा है विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड बी नोटेड इन ए क्लाइंट विद दिस कंडीशन। तो अगर किसी पेशेंट को लासिक्स या फ्रूसेमाइड चल रही है, डायूरेटिक्स चल रही है, फिर आपने देखा कि उसके अंदर क्या हो गया भाई, उसका बीपी है वो क्या जो फ्लूइड वॉल्यूम क्या होगी, डेफिशिएट होगी, कि फ्लूइड कम हो गया। तो अपने इस चीज को चेक करने के लिए क्या करेंगे, रेल्स, क्योंकि रेल्स तो इसमें नहीं आएंगे क्योंकि लंग्स के साउंड है, वो तो फ्लूइड एक्यूमुलेट होंगे तब आएंगे। बीपी क्या है, बीपी, और फिर है हिमेटोक्रिएट वैल्यू, और फिर है सीवीपी सेंट्रल विनस प्रेशर। क्लियर, सेंट्रल विनस प्रेशर। तो ये कह रहा है कि आंसर क्या जाएगा कि विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड बी नोटेड इन क्लाइंट विद दिस कंडीशन। तो कौन सी, अपने क्या करते हैं, सेंट्रल विनस प्रेशर लेंगे। क्या लेंगे, सेंट्रल विनस प्रेशर लेते हैं। क्लियर। अब उसके बाद ये कह रहा है इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देयर इज इंक्रीज लेवल। किसका लेवल इंक्रीज होगा। अब आपको पता है जब भी एसिडोसिस और एल्केलोसिस की बात हो, वो भी किस में, रेस्पिरेटरी में। तो रेस्पिरेटरी वाले पोर्शन के अंदर आपको दो चीजें देखनी होती है। एक तो आप पीएच देखो, अगर पीएच क्या है, हाँ 7.45 टू 7.35 टू 7.45 तक होती है। अगर पीएच किसी पेशेंट की क्या रह जाए, जो पीएच है अपने एबीजी एनालिसिस करेंगे और उसके अंदर पीएच आपको मिले 7.35 से बिलो। क्लियर। और दूसरा इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर आपको बढ़ा हुआ मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर आपको बढ़ा हुआ मिल रहा है, तो वो डेफिनेटली सजेस्ट करेगा किसको, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को। वहीं एल्केलोसिस देखना होगा रेस्पिरेटरी, तो पीएच इसकी क्या जाएगी, 7.45 से अब हो जाएगी। और मेटाबॉलिक के अंदर अगर अपने को चीज देखनी है तो मेटाबॉलिक के अंदर अपने देखते हैं एक तो HCO3- बाइकार्बोनेट का लेवल, एक देखेंगे
पीएच कितनी है। ठीक, रेस्पिरेटरी में कार्बन डाइऑक्साइड देखनी होती है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर क्या या एल्केलोसिस है तो उसके अंदर बाइकार्बोनेट आयन का लेवल चेक करना होता है। क्लियर। तो ये कह रहा है इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ, किसका लेवल आपको इंक्रीज मिलेगा। ठीक, तो क्या उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज मिलेगा, या ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज मिलेगा, या हाँ हाइड्रोजन आयन है उसका लेवल, या फिर HCO3 माइनस बाई कार्बोनेट आयन का लेवल। तो किसका लेवल बड़ा मिलेगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अपने को बढ़ा हुआ मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि ए नर्स वाज कॉल्ड टू सी ए पेशेंट विद नॉइजी ब्रीदिंग, सी सस्पेक्ट लेरिंगोस्पाज्म, कि पेशेंट के जैसे मान लो बेड के ऊपर पेशेंट लेटा हुआ है, नर्स उसके पास खड़ी है, नर्स ने क्या हियर किया कि उसकी जो ब्रीदिंग है वो क्या है, बिल्कुल नॉइजी हो गई। सी सस्पेक्ट लेरिंगोस्पाज्म, और उसको नर्स को क्या चीज का पता चला, नर्सिंग ऑफिसर ये देख रहा है कि हो सकता है इसको लेरिंगोस्पाज्म हो, लेरिंग्स के अंदर स्पाज्म हो गया हो विद स्टीडर एंड इट अकर कॉमनली विद। तो ये जो लेरिंगोस्पाज्म हुआ है ये किस वजह से इसके अंदर हुआ है। तो लेरिंगोस्पाज्म की अगर बात करें तो हाइपरकैलेमिया इससे तो होगा ही नहीं, ना हाइपोकैलेमिया से होगा। हाइपरकैल्सीमिया या हाइपोकैल्सीमिया, हमेशा ध्यान रहे जब भी अपनी बॉडी में स्पाज्म होगा तो वो उसके अंदर हमेशा ध्यान रहे कि इससे बोलेंगे टिटेनी, क्या बोलेंगे, टिटेनी, जो होता है कैल्शियम की कमी से, और नॉर्मली कैल्शियम है 9 से 11 mg पर डीएल के हिसाब से बॉडी के अंदर रहता है। क्लियर। तो वो हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल लो होने की वजह से होता है। फिर है स्पाइरोलेक्टोन। अब आपको पता है मोस्टली अपने हाइपरटेंशन के अंदर यूज करते हैं, जब भी किसी पेशेंट का हार्ट फेलियर का पेशेंट हो या फिर हाइपरटेंसिव पेशेंट हो उसके लिए स्पाइरोलेक्टोन यूज करते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को आप स्पाइरोलेक्टोन दे रहे हो तो वो स्पाइरोलेक्टोन इसके अंदर क्या कर सकती है, स्पाइरोलेक्टोन उसके अंदर क्या कर सकती है, तो हाइपरनेट्रीमिया तो नहीं करेगी, वो करेगी हाइपरकैलेमिया, पोटासियम का लेवल क्या कर देगी, एलिवेट कर देती है। ठीक है भाई, इसलिए बड़े ये टॉक्सिसिटी भी कॉज कर देती है स्पाइरोलेक्टोन, इसलिए बड़े ही ध्यान से पेशेंट को अपने दी जाती है। क्लियर भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है which organ is most at risk for dysfunction in patient with potassium level 6.2 mg per dl। ठीक, पोटासियम लेवल कितना हो गया इसका 6.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो गया। अब आपको पता है नॉर्मली पोटासियम की वैल्यू तो 4.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक होती है। क्लियर। 5 से अबो है, ये कितनी हो गई 6.2। इसमें क्या हो गया हाइपरकैलेमिया, और हाइपरकैलेमिया की वजह से मोस्टली हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, और उसके अंदर क्या हो जाएगा कार्डियक डिसरिथमिया भी हो सकता है, कार्डियक डिसरिथमिया भी हो सकता है। क्लियर। उसके बाद अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो मोस्ट इंपोर्टेंट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, मोस्ट इंपोर्टेंट कि ड्राई सैंपल फ्रॉम द पेशेंट बिफोर ईच यूनिट इज ट्रांसफ्यूज। ये कह रहा है जितनी यूनिट आपने जैसे ही मान लो पहले एक यूनिट की उसी टाइम सैंपल लिया पेशेंट का, फिर दूसरी यूनिट की तो उससे पहले भी सैंपल लो, कि हर यूनिट से पहले सैंपल लेना है या नहीं लेना। तो हर यूनिट ट्रांसफ्यूज करने से पहले पेशेंट का सैंपल लेने की जरूरत नहीं है, बार बार सैंपल लेने की जरूरत नहीं, एक बार आपने सैंपल ले लिया वो सफिशियंट रहेगा। ठीक। उसके बाद वार्म द ब्लड टू बॉडी टेम्परेचर टू प्रिवेंट चिलिंग, क्या अपने वार्म करेंगे बॉडी टेम्परेचर, ताकि बॉडी टेम्परेचर से वार्म करें ताकि उसको चिलिंग वगैरह ठंड वगैरह न लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, क्योंकि वार्म करने से उसकी सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। रन द ब्लड एट ए स्लोअर रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मिनट ऑफ द ट्रांसफ्यूजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो किसी पेशेंट के अंदर तो ये चीज अपने को देखना है कि शुरू के अंदर अपने क्या करेंगे, बहुत ही स्लो चलेगा 10 से 15 मिनट तक, 20 मिनट तक, कि अपने को पता चल जाएगा कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रही। क्या अगर कोई रिएक्शन के साइन आ रहे हैं तो अपने तुरंत क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। क्लियर। मेंटेन पेटेंसी ऑफ आईवी कैथेटर विद डेक्सट्रोज। अब ये मैं बता देता हूं
कि जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं तो उसके बाद हमेशा सॉल्यूशन यूज करेंगे NS। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर हमेशा नॉर्मल सेलाइन ही यूज करेंगे। अगर आपको कैनुला को ओपन रखना है, पेटेंसी मेंटेन करके रखनी है, तो हमेशा NS यूज करेंगे। लेकिन TPN चल रहा है किसी पेशेंट को, टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, अगर TPN चल रहा है तो उस TPN के केस में हमेशा अपने 10% डेक्सट्रोज यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? 10% डेक्सट्रोज यूज करेंगे TPN में, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमेशा NS यूज करेंगे। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या है कि शुरू के अंदर क्या करेंगे, थोड़ा स्लो करेंगे। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स ऑक्सीमीटर इज यूज ड्यूरिंग एंडोस्कोपिक प्रोसीजर टू, कि अपने जब भी एंडोस्कोपिक प्रोसीजर यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में अपने पल्स ऑक्सीमीटर यूज किस वजह से करें, कि मॉनिटर द डेप्थ ऑफ सेडेशन, कि भाई यहाँ सेडेशन जो सेडेटिव एजेंट दिया है, ठीक है, उसके बाद पेशेंट सेडेशन में जाता है तो किस लेवल तक जाता है, क्या इसके लिए पल्स ऑक्सीमीटर करते हैं? नहीं करते। रिड्यूस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नर्सिंग स्टाफ, क्या नर्सिंग स्टाफ को कम करने के, भाई इस प्रकार अगर मान के चलो पल्स ऑक्सीमीटर काम, अगर ये मान के चलो पल्स ऑक्सीमीटर ही सब कुछ करने लग जाए तो नर्सिंग ऑफिसर तो भाई बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएंगे बेचारे, है ना। हाँ, इसलिए ये अपने हक को, पल्स ऑक्सीमीटर अपने हक को नहीं खोएगा, है ना। हाँ, तो ये भी नहीं जरूरी। डिटरमाइन आर्टेरियल ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये हमेशा क्या करता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन बताने के काम आता है भाई। ठीक है, पल्स ऑक्सीमीटर। कहीं ये देख लो कि सर नर्सिंग ऑफिसर की तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी नर्सिंग ऑफिसर की जगह नर्सिंग ऑफिसर चाहिए, पल्स ऑक्सीमीटर की जगह पल्स ऑक्सीमीटर चाहिए। इसलिए ये दिमाग में नहीं रखना कि अगर पल्स ऑक्सीमीटर अगर ज्यादा आ गए तो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट नहीं आएगी, आएगी जरूर आएगी, आप बेरोजगार नहीं रहोगे। अब विच कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कोज टॉक्सिसिटी इन द पेशेंट, कि पेशेंट के अंदर कितने वाला टॉक्सिसिटी कोज कर देता है ऑक्सीजन सेचुरेशन, तो 90% वाला कर देता है। ठीक है, 90% वाला, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। अब उसके बाद क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन आईवी इन्फ्यूजन ऑफ सेलाइन यू ऑब्जर्व दैट द इन्फ्यूजन हैज स्टॉप। मान लो कैनुला लगा हुआ था, कि पेशेंट के कैनुला लगा हुआ था और आपने देखा कि कैनुला जो फ्लूइड चल रहा था वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया, और जहां कैनुला लगाया वहां पे माइल्ड स्वेलिंग हो गई आईवी साइट की जगह, और आपने जैसे टच किया तब आपको पता चला कि स्किन वहां से क्या होगी, कूल हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या सजेस्ट करता है, इसके अंदर क्या हो सकता है, क्या उसके अंदर इनफिल्ट्रेशन हो सकता है, या फ्लेबाइटिस हो सकता है, या एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, या फिर अथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, क्या हो सकता है। तो ध्यान रहे आईवी थेरेपी के ये कॉम्प्लिकेशन है, जब भी अपने आईवी थेरेपी देते हैं तो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आता है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब ये हुआ कि अगर अपने क्या करते हैं, जैसे वेन के अंदर कैनुला इंसर्ट करते हैं, एक्सेस करते हैं, उस टाइम अपने को एक तो ये ध्यान रखना चाहिए सूटेबल वेन होनी चाहिए, और हमेशा कैनुला वेन से स्मॉल साइज का ही लेना चाहिए। दूसरा ये ध्यान रखना है कि वेन के पोस्टीरियर साइड के अंदर कैनुला न चला जाए, कई बार आर पार हो जाता है वेन के, इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, अगर टिश्यू के, अब इनफिल्ट्रेशन में होता क्या है कि एक्चुअल में फ्लूइड जाना तो चाहिए वेन में, लेकिन वेन में न जाके फ्लूइड कहां चला जाता है, सराउंडिंग टिश्यू में, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर चला जाएगा, और वहां पे तुरंत वो क्या कर देगा, स्वेलिंग कर देगा, और फ्लूइड की जो ड्रॉप फैक्टर थे जितने आ रहे थे वो भी क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। और जहां पे फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में जा रहा है, कैनुला लाइक जैसे आउट हो गया मान लो, है ना, डिसलोज हो गया, उस कंडीशन के अंदर होता है ये, कैनुला डिसलोज हो जाता है, उस कंडीशन में इनफिल्ट्रेशन होता है। तो उस कंडीशन में वहां पे एरिया में फ्लूइड जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो वहां पे एक्सट्रीमिटी क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। ठीक, तो इसे क्या बोलेंगे, इनफिल्ट्रेशन। एयर एम्बोलिज्म, हाँ एयर एम्बोलिज्म हो सकते हैं, कैथेटर एम्बोलिज्म भी हो सकते हैं, लेकिन कैथेटर एम्बोलिज्म या एयर एम्बोलिज्म हो गए तो कूल तो होगी एक्सट्रीमिटी, चलो मान लिया, लेकिन उसके बाद स्वेलिंग नहीं आएगी। हमेशा जब भी एयर एम्बोलिज्म लगे कि कैनुला से एयर एम्बोलिज्म, हमेशा पेशेंट हाइपोटेंशन में मिलेगा, बीपी उसका डाउन हो जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद है फ्लेबाइटिस। अब इन दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो इनफिल्ट्रेशन का पूछेगा या फिर
फ्लेबाइटिस का पूछेगा। तो फ्लेबाइटिस के अंदर क्या होगा, जहां पे एरिया में जैसे मान के चलो कई बार अपने एसेप्टिक टेक्निक प्रॉपर यूज नहीं करते, ठीक है, या फिर लंबे टाइम तक जैसे मान लो 96 आवर के बाद तक भी अपने आईवी कैनुला इंसर्ट करे रखते हैं पेशेंट के अंदर, एक्सेस करे रखते हैं, तो ऐसा नहीं। और या फिर जो फ्लूइड आप दे रहे हो, मान लो 500 ml सेलाइन देनी है और आपको पता है फ्लूइड हैंग किए हुए 24 घंटे से ज्यादा टाइम अगर हो गया तो उस कंडीशन में फ्लेबाइटिस होने के चांस रहते हैं। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रहे फ्लेबाइटिस के अंदर क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगी, रेडनेस हो जाएगी, पेन होगा एरिया में, लेकिन वार्म टू टच, वार्म टू टच, जब उसे टच करेंगे एरिया को तब वो क्या मिलेगा, वार्म मिलेगा। आगे बात सुनिए, इनफिल्ट्रेशन में एरिया कूल मिलेगा लेकिन फ्लेबाइटिस के अंदर वार्म मिलेगा। अब जैसे ही फ्लेबाइटिस हो जाता है उस कंडीशन के अंदर तुरंत फ्लेबाइटिस के बाद पेशेंट के अंदर क्या साइन आने लग जाते हैं कि थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो जाता है। क्या हो जाएगा, थ्रोम्बो फ्लेबाइटिस, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो जाता है। क्लियर? थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो गया पेशेंट को तो इस चीज का हमेशा ध्यान रहे, कभी भी अपने फ्लश नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अपने क्या करते हैं, कैनुला जैसे ही ब्लॉक हुआ अपने फ्लश करने लग जाते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रहे, फ्लश करने से पहले क्या उसके अंदर फ्लेबाइटिस तो नहीं है, क्या उसके अंदर कोई क्लोट तो नहीं बना, क्या, इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है भी, ठीक है। उसके बाद अगर अपने नेक्स्ट बात करें, ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो अगर अपने बात करें नेक्स्ट की कि टोनिसिटी ऑफ आरएल रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन कि जो आरएल है रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन है उसकी टोनिसिटी क्या वो आइसोटोनिक होता है या नॉर्मोटोनिक होता है या हाइपोटोनिक होता है या फिर हाइपरटोनिक होता है आरएल। तो आपको पता है आरएल है, एनएस है और डी 5% है, ये सारे क्या होते हैं, आइसोटोनिक होते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितना है, 0.9% क्या होता है, 0.9% के अकॉर्डिंग सोडियम क्लोराइड होता है। लेकिन आप इसको हाफ कर दोगे, अगर मान लो आपने दो आइसोटोनिक फ्लूइड बना दी तो हाइपरटोनिक भी बन जाएंगे, ठीक है भाई। अगर हाइपरटोनिक है उसको हाफ सेलाइन उसके अंदर मिला दी तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। तो ये 3 प्रकार के फ्लूइड है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। और फ्लूइड बैलेंस का पूरा फंडामेंटल के अंदर मेरा लेक्चर रिकॉर्ड किया गया है, वहां पे जाके आप अच्छे से पढ़ते हो। और कई बार ये पूछ लेता है कि आरएल का दूसरा नाम क्या है, तो आरएल का क्या नाम बोलते हैं, दूसरा नाम क्या बोलेंगे, आरएल सॉल्यूशन का दूसरा नाम क्या बोलेंगे। ये आपके लिए टास्क है कि आप या तो कमेंट में लिखो या चैट के अंदर डालो कि आरएल का दूसरा नाम क्या है, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पेशेंट हैज ऑर्डर टू रिसीव 50 ml एंटीबायोटिक टू इन्फ्यूज 1 hour, द ट्यूबिंग ड्रिप फैक्टर इज 60, हाउ मेनी ड्रॉप पर मिनट। अब ये फ्लूइड कैलकुलेशन का है। अब फ्लूइड कैलकुलेशन का जब भी क्वेश्चन आए, हर पेपर के अंदर फ्लूइड कैलकुलेशन का एक आधा क्वेश्चन आता है, तो उसके अंदर अपने क्या करते हैं, टोटल फ्लूइड इन्फ्यूज कि कितना इन्फ्यूज करना है और टाइम इनटू मिनट, टाइम किस में कर दें, मिनट में, और गुणा किससे कर देंगे इसको, ड्रॉप फैक्टर से, ड्रॉप फैक्टर। अब आपको पता है एक माइक्रो ड्रिप सेट होता है, एक मैक्रो ड्रिप सेट होता है। माइक्रो ड्रिप सेट के अंदर 60 ड्रॉप आएंगे और मैक्रो के अंदर 15 ड्रॉप आते हैं। तो इसने क्या दे दिया, फ्लूइड कितना दिया अपने को, 50 ml, कितना दिया है, 50 ml। टाइम इनटू मिनट की बात करें तो 1 घंटे का टाइम दिया है, 1 घंटे में 60 मिनट हो गए। और ड्रॉप फैक्टर इसने क्या बता दिए, 60, कितने हैं, 60। तो ये लो बिल्कुल सिंपल है, 60 से 60 कट गया, बाकी कितना बच गया, 50 बच गया। अब 50 वाला ऑप्शन देख लो, ये रहा। क्लियर भी? तो ये फ्लूइड कैलकुलेशन के फॉर्मूले होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन आता है। रिमूविंग 250 ml टू 500 ml फ्रॉम ए पेरिफेरल वेन, रिमूविंग ऑफ ब्लड। ये कह रहा है कि 250 से 500 ml ब्लड अगर अपने वेन के थ्रू बाहर निकाल रहे हैं पेशेंट का, तो उस टेक्निक को क्या बोलेंगे, तो उस टेक्निक को क्या बोलेंगे, उसको अपने बोलेंगे फ्लेबोटमी। क्या बोलेंगे, फ्लेबोटमी।
टमी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर रैपिड अब्जॉर्प्शन एंड इमीडिएट इफेक्ट इन द बॉडी द ड्रग। अब ये कह रहा है ऐसा कौन सा रूट है जिससे क्या है अब्जॉर्प्शन भी बेटर हो जाए, इमीडिएट इफेक्ट आ जाए, ठीक है। और सबसे इफेक्टिव रूट कौन सा, क्या ओरल रूट रहेगा, आईवी रूट रहेगा, सबकुटेनियस या फिर आईएम, कौन सा रूट है वो इफेक्टिव रहेगा। तो इफेक्टिव के अंदर आप देख लो, ओरल रूट से अगर आपने कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं तो वो टाइम लगाएगी, अब्जॉर्प्शन उसका स्लो हो जाता है। कुछ चीजें ऐसी आ जाती है, केमिकल रिएक्शन हो जाती है, स्टमक में है, इंटेस्टाइन में है, अलग अलग जूस भी है ना, पेंक्रियाटिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस है ना, और सबकुटेनियस। तो कौन सा रूट बेस्ट रहेगा, या ये बोलूं कि कौन से रूट की बायो अवेलेबिलिटी 100% रहेगी, तो वो किस रूट की रहती है। तो वो हमेशा आपको पता है आईवी रूट फास्ट काम करता है, क्योंकि आईवी रूट के अंदर जितनी भी मेडिसिन दी है उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी क्या रहेगी, 100% रहेगी। क्लियर। उसके बाद बस ये ध्यान रखना है भाई, आईएम इंजेक्शन 90 डिग्री के ऊपर लगता है, ठीक है, ये सारी चीजें जितनी भी है, सबकुटेनियस 45 पे लगता है, और ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इंट्राडर्मल 15 पे लगता है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड शुड बी यूज टू कोलेक्ट ए स्पेसिमेन फॉर कल्चर, कि जब आप यूरिन का कल्चर लेने के लिए यूरिन का स्पेसिमेन ले रहे हो, ठीक है, उस टाइम क्या चीज आपको सबसे अच्छा मेथड कौन सा रहेगा, कि हैव द क्लाइंट वॉइड इन ए क्लीन कंटेनर के अंदर उसका अपने यूरिन कलेक्ट करें, या फिर क्लीन द फोरस्किन ऑफ द पेनिस ऑफ अनसर्कमसाइज्ड मैन बिफोर स्पेसिमेन कलेक्शन, या हैव द क्लाइंट वॉइड इनटू ए यूरिनल एंड देन प्योर द यूरिन इनटू स्पेसिमेन कंटेनर, या हैव द क्लाइंट बीइंग द स्ट्रीम ऑफ यूरिन इन द टॉयलेट एंड कैच द यूरिन टू स्टेराइल कंटेनर मिड स्ट्रीम, कि कौन सा यूरिन कलेक्शन का सबसे अच्छा तरीका इसके अंदर रहेगा। तो हमेशा ध्यान रहे, यूरिन कलेक्शन के अंदर मैं बता देता हूं हमेशा मिड स्ट्रीम यूरिन लेना चाहिए, ठीक है। अभी कौन सा यूरिन लेना चाहिए, मिड स्ट्रीम यूरिन लेना चाहिए, ठीक। और दूसरी बात, अगर अपने नेक्स्ट इसकी बात करें स्पुटम एग्जामिनेशन की, तो स्पुटम के लिए हमेशा अपने को क्या करना चाहिए, स्पुटम के लिए हमेशा अपने अर्ली मॉर्निंग स्पेसिमेन लेना चाहिए। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट के अंदर चलते हैं, लिथोटमी पोजीशन गिवन टू पेशेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट, लिथोटमी पोजीशन कि किस किस केस में दे सकते हैं, एक को छोड़ के, ठीक है। अभी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि लिथोटमी पोजीशन है वो एक को छोड़ के बाकी किस कंडीशन में कौन सी कंडीशन में नहीं देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मानो कि ये बिल्कुल बीपीएल क्वेश्चन है। अब देखो वेजाइनल डिलीवरी में जायज है, रेक्टल एग्जामिनेशन में भी ठीक है, एनीमा, एनीमा में नहीं देते क्योंकि एनीमा में हमेशा लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। क्लियर। अब उसके बाद है, नर्स शुड बी अलर्ट फॉर फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन आफ्टर पेशेंट हैज अंडरगो ब्रोंकोस्कोपी, कि किसी पेशेंट को मान लो ब्रोंकोस्कोपी की है, अब पेशेंट को ब्रोंकोस्कोपी कर दी, तो ब्रोंकोस्कोपी के केस के अंदर ये कह रहा है कि क्या चीज, क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, उसके अंदर क्या हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, या न्यूमोनाइटिस हो सकता है, हेमोप्टाइसिस हो सकता है, या फिर न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। देखो कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो ये चारों ही हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा अपने से, क्वेश्चन ने पूछा अपने से द नर्स शुड बी अलर्ट, जिसके अंदर नर्स को सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत पड़े, वो कॉम्प्लिकेशन कौन सा रहेगा। अपने को बस इस अलर्ट वर्ड से ही अपने को आंसर निकालना है। तो अगर अलर्ट वर्ड की बात करें, अब कहेंगे जी सर हेमोप्टाइसिस भी होता है, मतलब कफ के साथ है ब्लड भी आता है, ठीक आएगा, नॉर्मली हो जाता है ऐसा, लेकिन वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर उस पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स हो गया तो ये सबसे बड़ी खतरनाक कंडीशन होती है, खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है। और ये मोस्ट डेंजर कॉम्प्लिकेशन यही है, न्यूमोथोरेक्स
थोरेक्स। बाकी ठीक है, हेमोटाइसिस नॉर्मली हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ सेवलोन फॉर डिसइंफेक्टिंग थर्मामीटर, कि अगर थर्मामीटर को आप क्या कर रहे हो, डिसइंफेक्ट कर रहे हो, तो उसमें सेवलोन कितना देना चाहिए, ये देखो 1:20 के हिसाब से देते हैं। लेकिन अब प्रोटोकॉल ये आ गया कि अपने मरकरी वाले थर्मामीटर है वो यूज नहीं करते। अगर मरकरी वाले थर्मामीटर को यूज कर रहे हैं तो उसको हमेशा किसके अंदर रखेंगे, स्टीराइल बोतल के अंदर रखेंगे, किसी भी प्रकार के कोई भी डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन के अंदर नहीं रखेंगे। क्लियर। अब ये कह रहा था ब्लड कंटेन, कि ब्लड के अंदर कितने परसेंट वाटर होता है। तो ब्लड के अंदर अगर बात करें तो वाटर की, तो ब्लड के अंदर तो 90% ही वाटर ही होता है ब्लड के अंदर, और प्लाज्मा में तो 99% तक ही वाटर पाया जाता है, ठीक है। और बॉडी के अंदर वाटर होता है 60%। क्लियर भाई। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमेटोपोइसिस इन अडल्ट। हिमेटोपोइसिस का मतलब ब्लड सेल का फॉर्मेशन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये कहां होती है। तो शुरू के अंदर अगर बात करें, 2-1 महीने का बच्चा है तो उसके इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर तो सबसे पहले तो स्टार्ट होता है, ये मैं बता देता हूं, सबसे पहले स्टार्ट होता है योग सैक में। किसमें? योग सैक में, ठीक। उसके बाद लीवर और स्प्लीन में। उसके बाद आता है ओल बोन मैरो। ऑल बोन मैरो 6 महीने का बोन मैरो, 6 महीने का फिटस हो जाता है ना, तब उसके अंदर क्या आ जाएगा भाई, बोन मैरो के अंदर सभी बोन में बनना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बाद में जैसे ही एज बढ़ती है तो ओनली लॉन्ग बोन के अंदर जो बोन मैरो है उसके अंदर ही ये हिमेटोपोइसिस होता है, क्योंकि बोन मैरो के अंदर प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल पाई जाती है। और ये स्टेम सेल क्या करती है, हिमेटोपोइटिक सेल को एक्टिव रख के ब्लड सेल का फॉर्मेशन करती है। और स्टेम सेल को जो एक्टिव रखता है वो हार्मोन कौन सा रहेगा, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। और एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है वो कहां से रिलीज होता है, वो किडनी से रिलीज होता है, ठीक है भाई। इसलिए अगर किसी का क्रोनिक रीनल फेलियर वगैरह है तो ऐसे पेशेंट को एनीमिया, ब्लीडिंग, ब्रूसिंग वगैरह होने लग जाती है, ठीक है भाई, इन्फेक्शन भी होने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये कहां बनेगा भाई, ये रेड बोन मैरो में बनता है, ठीक है भाई। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व इन, टी लिम्फोसाइट क्या करती है, टी लिम्फोसाइट क्या ह्यूमोरल और एंटीबॉडी देती है या सेल्यूलर देती है, या ये इम्यूनिटी प्रोड्यूस ही नहीं करती, या फिर ये दोनों काम करती है। तो अगर बात करें अपने टी लिम्फोसाइट, क्योंकि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट ये 2 प्रकार की सेल होती है। अब इनका खास बात क्या है, टी हो या फिर बी लिम्फोसाइट, बनेगी कहां पे, बोन मैरो में दोनों। लेकिन बी लिम्फोसाइट है, बी वाली ये बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाती है। लेकिन टी लिम्फोसाइट बनेगी बोन मैरो में, लेकिन इसका जो मैच्योरेशन होगा वो कहां जाएगा, थाइमस ग्लैंड में। कहां जाती है, थाइमस ग्लैंड में ये मैच्योर होती है। और टी लिम्फोसाइट हमेशा सेल्यूलर या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देती है, सेल्यूलर और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देने का काम किसका है, टी लिम्फोसाइट का, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है bodies attempt to fight the effect of noxious substance with all its defensive ability are known as, कि जब भी कोई नोक्सियस सब्सटेंस, कोई स्टिमुलाई हो या सब्सटेंस हो, अगर वो अपनी बॉडी के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं और अपनी बॉडी क्या कर रही है, उनके अगेंस्ट फाइट कर रही है, तो अपने उसके अगेंस्ट अगर फाइट कर रही है तो इससे अपने क्या बोलेंगे, इससे अपने क्या बोलेंगे, कि अलर्ट रिएक्शन बोलेंगे या अलार्म रिएक्शन बोलेंगे या फिर रेसिस्टेंस बोलेंगे। तो अपनी बॉडी क्या करिए, उसके अगेंस्ट रेसिस्टेंस ही है। बहुत सारी ऐसी स्टिमुलाई होती है, बहुत सारे ऐसे नोक्सियस सब्सटेंस होते हैं जिनका बॉडी पे 1-2 बार इफेक्ट होता है, बाद में कोई इफेक्ट ही नहीं होती है, अपनी बॉडी रेसिस्टेंस हो जाती है उसके अगेंस्ट, ठीक। प्लेटलेट गेट एक्टिवेटेड व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद, के प्लेटलेट किसके कांटेक्ट में आने के बाद
एक्टिव हो जाती है। अब इस क्वेश्चन का भी बच्चों ने मोस्टली गलत कर दिया, फाइब्रिनोजन। भाई फाइब्रिनोजन क्यों आएगा? क्योंकि कोलेजन के साथ एक्टिव होती है हमेशा। किसके साथ? कोलेजन के साथ। ठीक, फाइब्रिनोजन वगैरह तो ये तो आपको पता है, एक प्रकार के क्लोटिंग फैक्टर में आगे। अब ये कह रहा है पैचेज इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन। पैचेज का मतलब ये होता है कि अपनी स्किन के ऊपर छोटे 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 क्या हो जाएंगे? पैचेज हो जाते हैं, निशान हो जाते हैं रेड कलर के, क्योंकि माइनर कैपिलरीज है वो रप्चर होने लग जाती है। जैसे मान लो डेंगू की अगर बात करें, डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है ना, उसके अंदर बात करें, क्योंकि ये प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से पैचेज होते हैं। तो पैचेज किस में मिलेगा? गैस्ट्रोएंटेराइटिस या प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी ऑटाइटिस मीडिया या ब्लीडिंग। तो इसके अंदर तो बिल्कुल सिंपल है भाई, ब्लीडिंग डिसऑर्डर का ये। ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय। ब्लड ग्रुप किसने दिया था? क्या रॉबर्ट कोच ने दिया था? नहीं, रॉबर्ट कोच ने तो नहीं दिया, इसने तो टिब्बी बेसिलाई की खोज की और बैक्टीरियोलॉजी की खोज की। बैक्टीरियोलॉजी के पिताजी बोलते इसे कार्ल्स लैंडस्टीनर ने। किसने किया था? कार्ल्स लैंडस्टीनर ने। क्लियर? उसके बाद ये कह रहा है व्हाट इज द यूजुअल साइट ऑफ आईएम इंजेक्शन ए नर्स विल चूज इन द जेड ट्रैक टेक्निक। जेड ट्रैक, अब ये जेड ट्रैक वाला जो इंजेक्शन है भाई काफी बार मैं आपको बता चुका हूं, और जेड ट्रैक वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ये कह रहा है जब आप जेड ट्रैक टेक्निक से इंजेक्शन दे रहे हो, और जेड ट्रैक टेक्निक से इंजेक्शन अपने कौन से देते हैं? आयरन वाला। ठीक है भाई, ताकि मेडिसिन लीक ना हो। तो हमेशा कौन सी मसल में? वेंट्रोग्लूटियल में। किस में रखेंगे? वेंट्रोग्लूटियल में। उसके बाद है DDAVP स्टैंड फॉर। DDAVP स्टैंड फॉर की इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है 1-डाइअमाइनो-8-डी-आर्जिनिन वैसोप्रेसिन। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये मेरा उसके अंदर अच्छे से कराया गया है, हार्ट वाले चैप्टर के अंदर मैंने इसको अच्छे से कराया, और एड्रिनल ग्लैंड वाला टॉपिक कराया था, उसके अंदर भी मैंने DDAVP करवाया है। ठीक है, वहां से पूरी जानकारी इसकी ले सकते हो आप। उसके बाद देख रहा है विद एजिंग ब्लड प्रेशर इज ऑफन हायर ड्यू टू, कि एज के साथ साथ जैसे एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाएगा? बीपी की प्रॉब्लम होने लग जाती है पेशेंट को, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होने लग जाती है। क्या कारण है? तो ये मैं बता देता हूं कि अपनी जो ब्लड वेसल है, चाहे वो आर्टरी हो या वेन हो, उसकी कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। ठीक है, टूनिका एक्सटर्ना बाहर वाली, टूनिका मीडिया बीच वाली, और टूनिका इंटीमा इनर मोस्ट लेयर। 3 लेयर होती है। तो जो टूनिका मीडिया लेयर है, मिडल वाली लेयर है, ये हमेशा बीपी को कंट्रोल करती है, बीपी को नॉर्मल लेवल में रखती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होते हैं कोलेजन फाइबर, और कोलेजन फाइबर का काम है इलास्टिसिटी देना, वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी। तो एज के साथ साथ इनकी इलास्टिसिटी भी लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से ये ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो कौन सा आ जाएगा इसका आंसर? हाँ, डिक्रीज इलास्टिसिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग वुड ए नर्स आइडेंटिफाई एज इंडिकेटिव ऑफ सेप्टिक शॉक इन ए पेशेंट। कि पेशेंट के अंदर क्या हो गया? सेप्टिक शॉक हो गया पेशेंट के अंदर। क्लियर दिख तो रहा है? हाँ, कि सेप्टिक शॉक हो गया, तो अपने किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे सेप्टिक शॉक वाले को? तो अगर मान के चलो सेप्टिक शॉक है, तो उसके अंदर फ्लश अपीयरेंस होगा, या ब्रेडिकार्डिया होगा, या गैलोप एस थर्ड। ये देखो, ये तो हार्ट की साउंड है, थर्ड जो अब नॉर्मल आती है। ब्रेडिकार्डिया जब भी सेप्टिक इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में नहीं होता। कूल कामी स्किन, क्या सेप्टिक शॉक अगर उसको है तो कूल कामी स्किन किस प्रकार हो जाएगी? दैट्स ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कूल कामी स्किन होगी या फिर फ्लश फेस होगा।
क्यों? क्योंकि ये तो मुझे पता है सेप्टिक शॉक अगर किसी पेशेंट को है तो क्या होना है। लेकिन आप थोड़ा सा इसके अंदर ये सोचोगे कि सर अगर सेप्टिक है, इन्फेक्शन है, टेम्परेचर बढ़ा है, तो कूल कम स्किन कैसे हो सकती है? होगी, और यही इसका आंसर है। ठीक है भाई, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ना, और अगर आपको जरूरत पड़े तो कहां से सीखना है, एमएस के अंदर कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है, उसके अंदर एक चीज लिखी हुई है शॉक के अंदर, वहां से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार इन्फेक्शियस कंडीशन में भी पेशेंट की स्किन कूल रहती है जब उसको इन्फेक्शन है। ठीक है अभी, तो ये जरूर जानकारी आप वहां से हासिल करना कि कूल का स्किन किस प्रकार हो जाती है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, द अर्लीस्ट ग्लैंड टू अपीयर इन द एम्ब्रियोज, कि एम्ब्रियोनिक टाइम के अंदर सबसे पहले कौन सी ग्लैंड बनती है? तो एम्ब्रियोनिक टाइम पे आपको पता है थायराइड ग्लैंड सबसे पहले बनती है भाई, थायराइड ग्लैंड सबसे पहले बनती है। उसके बाद है विच साइन एंड सिम्टम वुड मेक द नर्स सस्पेक्ट दैट द क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग थायराइड स्ट्रोम, कि पेशेंट को क्या हो गया, थायराइड स्ट्रोम हो गया, ऐसा किस वजह से आपको लगेगा? ठीक है, थायराइड स्ट्रोम के अंदर क्या है, हाइपरथायरोडिज्म, हाँ फास्टली हाइपोथायरॉइडिज्म वाली मेडिसिन देते हैं तो उस वजह से हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमेशा देख लेना जब भी थायराइड स्ट्रोम होगा पेशेंट की पल्स रेट बहुत बढ़ी हुई मिलेगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा अभी, हाइपरपायरेक्सिया और टेकीकार्डिया, ये दोनों चीज अपने को थायराइड स्ट्रोम के अंदर मिलती है जब अपने हाइपोथायरॉइडिज्म का ट्रीटमेंट करते हैं, तो उस कंडीशन में मेडिसिन के कॉम्प्लिकेशन की वजह से ये चीज हो जाती है। क्लियर भी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का काम है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब उसके बाद है द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज टू, बहुत ही बीपीएल क्वेश्चन है, मेन फंक्शन किडनी का क्या है? अब कई तो इतने भावी नर्सिंग ऑफिसर है, उच्च कोटि के नर्सिंग ऑफिसर है, वो किडनी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकाल देंगे, लेकिन ये काम लंग्स का है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करती है और जितने भी मेटाबॉलिक सब्सटेंस है जो बॉडी के लिए टॉक्सिजेनिक है उसको एक्सक्रीट करवा देती है, ये तो नॉर्मल है। क्रोनिक रीनल फेलियर कोज ऑल एक्सेप्ट, अगर किसी का लंबे टाइम तक पेशेंट का क्या है, रीनल फेलियर हो गया, तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा, तो भाई उस कंडीशन में हाइपरटेंशन मिल सकती है। ठीक है भाई, हाइपर कैलेमिया मिल सकता है। हाइपर कैल्सीमिया मिलेगा क्या? अगर किसी पेशेंट का क्रोनिक रीनल फेलियर है तो उसके अंदर क्या, उसके अंदर हाइपर कैल्सीमिया मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। एक बात मैं बता देता हूं, देखो, हाँ सुनो, अपनी स्किन है ना, इसके अंदर होता है डिहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफिरोल। अब ये सूर्य देवता है मान लो, आजकल तो नहीं निकल रहे, 2-3 दिन से आज ही निकले हैं बेचारे, और ये अपनी स्किन है। अब जो सनलाइट इस स्किन के ऊपर गिरेगी तो स्किन के अंदर मैंने बताया डी हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफिरोल। ठीक है भाई, ये एंजाइम एक्टिव होके ये किसके पास जाएगा बाद में, लीवर के पास। किसके पास जाएगा, लीवर के पास। लीवर में होते हैं 25 डी हाइड्रोक्सी कैल्सिफिरोल, फिर ये लीवर से किस में जाएगा, किडनी के अंदर। किस में जाएगा, किडनी के अंदर। अब किडनी के पास होता है 125 डी हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफिरोल। फाइनली विटामिन डी का एक्टिवेशन है वो जाके लीवर इसमें किडनी में होगा। इसलिए किसी पेशेंट की अगर क्रोनिक किडनी डिजीज है तो उसके अंदर कैल्शियम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये विटामिन डी है, और विटामिन डी का इसका काम क्या है, 125 डी हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफिरोल वाला का अपने जो डाइट के थ्रू कैल्शियम लेते हैं, उस जो इंटेस्टाइन के अंदर कैल्शियम है, इसे इनडायरेक्ट वे से ये विटामिन डी क्या करता है, अब्जॉर्व कर लेता है। अगर ये विटामिन डी एक्टिव नहीं हुआ तो कैल्शियम है उसका अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। चाहे वो स्किन डिजीज है, बर्न हो गया पेशेंट तो भी हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, लीवर सिरोसिस हो गया तो भी
हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। किडनी, क्रोनिक किडनी डिजीज है तो भी हाइपोकैल्सीमिया पेशेंट के अंदर मिलता है। ठीक है भाई, तो इसके अंदर हाइपरकैल्सीमिया आंसर आएगा। अभी इसने पूछा क्या नहीं मिलेगा, तो हाइपरकैल्सीमिया नहीं मिलेगा, बाकी हाइपोकैल्सीमिया मिलता है। क्लियर भाई, तो ये इसका क्या है, राइट आंसर आ जाएगा हाइपरकैल्सीमिया। क्लियर। उसके बाद ये कह रहा है द स्कूल नर्स सस्पेक्ट ए चाइल्ड में हैव एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्योंकि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक प्रकार की ऑटोइम्यून डिजीज है, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से ये होती है। ठीक है भाई, तो ये कह रहा है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा वुड बी मोस्ट रिलेटेड टू दिस डिसऑर्डर, कि ऐसा कौन सा डाटा आपको मिलेगा, ठीक है, जिससे आपको ये लगे कि इसको डेफिनेटली क्या हुआ, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है। न्यूमोनिया तो नहीं आएगा, है बीटन बाय द ब्राउन स्पाइडर, नहीं काटा, रिसीविंग फ्रॉम गैस्ट्रोएंटेराइटिस नहीं, हेड स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन मैंने आपको बता दिया। अगर रोमेटोइड अर्थराइटिस हो, रोमेटिक हार्ट डिजीज हो, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो, ये सब किससे होते हैं, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से। सबसे पहले पेशेंट के अंदर साइन आएगा 2 वीक पहले सोर थ्रोट का, किसका, सोर थ्रोट, उसके अंदर क्या मिलेगा, सोर थ्रोट मिलेगा। अगर सोर थ्रोट मिल रहा है तो डेफिनेटली स्ट्रेप्टोकोकाई से इन्फेक्शन हुआ है। और इसके अंदर कोला कलर यूरिन आएगा, कैसा, कोला कलर यूरिन। ठीक है भाई, स्ट्रेप्टोकोकल में। पेज पूरे हो गए, 1 मिनट अभी ठीक करके देता हूं आप लोगों को मैं। भाई अगर ये YouTube पे देख रहे हो तो अपने यार दोस्त फ्रेंड्स जितने भी भाई बहली रिश्तेदार है इन सबको भेजना, ठीक है, ताकि जानकारी अपडेट हो सके। क्लियर। अब उसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एडिशन टू केयर प्लान फॉर द क्लाइंट विद बेल्स पाल्सी। अब आपको पता ही है बेल्स पाल्सी भी होता है, ठीक है। हाँ, तो कौन सी एक्टिविटी इसके अंदर नहीं करानी, ये 36 नंबर क्वेश्चन है। अब देखो इस टेस्ट सीरीज के अंदर है ना, मैंने 70 क्वेश्चन रखे हैं नर्सिंग के, 70 क्वेश्चन रखे हैं नर्सिंग के, बाकी रख दिए हरियाणा जीके के, मैथ के, रीजनिंग के, ठीक है, अभी कंप्यूटर के ये रखे हैं। तो जो नेक्स्ट अभी ये 36 क्वेश्चन 35 कर लिए, नेक्स्ट 35 नर्सिंग के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, ठीक है अभी। तो आप एक बार इन्हीं को रिवाइज करो, और दूसरा लेक्चर है वो तुरंत मैं दूसरे लेक्चर में ही डालूंगा, इस वीडियो के अंदर ना डाल के। क्लियर भी। और अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, और कोई भी डाउट हो, कोई कंटेंट आपको लग रहा है डाउटफुल क्वेश्चन है, या मान के चलो मैंने ही रॉन्ग बता दिया हो, कई बार हो जाता है बे, आपको लग रहा है कि सर नहीं इसका आंसर ये नहीं ये आना चाहिए, तो मेरे को जरूर इन्फॉर्म कर देना ताकि मैं और अपडेट हो सकूं और आपको नई जानकारी और दे सकूं, ठीक है भाई।